हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुना रहा था सत्यव्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार। यह है उसका 13वां भाग। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो जैसा कि अपेक्षित था, राहुल मिश्रा और महिका रायजादा का नाम ही सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में आया। इंटरव्यू के लिए भी बस इन्हीं 2 लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि बाकी के कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा के न्यूनतम अंक भी नहीं ला पाए थे। राहुल मिश्रा चयनित हो गए। अपने दिमाग, अपने शॉर्टकट्स और अपने शातिराना सोच की वजह से ही सही। राहुल मिश्रा अब नौकरीशुदा थे। परिधि को इस बाबत कुछ पता नहीं था। उसे बस ये पता था कि उसे राहुल से शादी करनी है। कैसे करनी है, ये राहुल के जिम्मे था। हम चारों ओर से खुशियों से घिरे हुए थे। 1 हफ्ते पहले ही भारत क्रिकेट विश्व कप जीत चुका था। मध्य वर्गीय जरूरतों के लिहाज से हमारा भविष्य सुरक्षित भी हो चुका था। विश्व कप की जीत का खुमार तारी था, मगर हर खुशी की मियाद तय है और हर खुमार को उतरना बदा है। हमारी भी खुशी उस वक्त काफुर हो गई जब हम छुट्टियों में घर जाने के लिए सामान बांध रहे थे और दरवाजे की कुंडी बजी। राहुल ने झट से दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बटुक शर्मा और परिधि खड़े थे। दोनों के चेहरे पर स्याह उदासी थी। अंदर आइए अंकल, राहुल ने बटुक शर्मा से कहा। बेटे, मेरे साथ पुलिस थाने चलेगा? बटुक शर्मा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। पुलिस थाने? मेरा चेहरा जर्द हो गया। चोर को हमेशा भय लगा ही रहता है। बेटे, FIR करानी है, बटुक शर्मा ने जोर देकर कहा। FIR? ये शब्द सुनकर ही मैं जड़वत हो गया। मुझे कुछ ना कहता देख राहुल ने कहा। हाँ अंकल, जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, मगर ये तो बताइए क्या बात हुई आखिर? पापा के अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। अब की बार परिधि ने कहा। क्या? राहुल सचमुच चौंका। वो बात से ज्यादा बात खुल जाने से चौंका। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था। बटुक शर्मा के उम्र के अनुभव के हिसाब से मेरे चेहरे से चोर पकड़ पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर चूंकि बटुक शर्मा पैसे के दुख में मुरझाया चेहरा नीचे किए हुए थे, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाए। और क्योंकि ऐसी स्थितियों में गिरने का काम राहुल का था, इसलिए ऐसी स्थिति से उबरने का संयम भी उसी के पास था। उसने पहले खुद के चोर भाव पर काबू पाया और कहा, चलिए अंकल, लेकिन पुलिस स्टेशन चलने से पहले हमें आपके बैंक चलना होगा। बैंक? बैंक क्यों? मेरे मन का सवाल बटुक शर्मा ने ही पूछ दिया। अंकल, FIR के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी, वरना उसके बिना पुलिस FIR दर्ज ही नहीं करेगी। इसलिए पहले बैंक जाना होगा, जहां से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे और फिर थाने चलेंगे, राहुल ने कहा। मुझे लगा कि ऐसा कहकर राहुल खतरा कुछ देर के लिए टालने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा होगा कि सीधा थाने जाने से पहले यदि कुछ वक्त मिल जाए तो वो मामले को निपटा सके। ठीक है बेटा जी, बैंक चलते हैं पहले, बटुक शर्मा ने मुझे मन से कहा। अंकल, आप नीचे चलें, मैं कपड़े बदल कर अभी आया, राहुल ने कहा। जल्दी आना बेटा जी, कहकर बटुक शर्मा बाहर निकल गए। परिधि मगर भीतर ही रही। उसने आंसू से अपनी आंखें भरकर राहुल से कहा, पापा जी के साथ रहना, टूट गए हैं कल रात से ही। हाँ, अब तू जा, मुझे कपड़े बदलने हैं, राहुल ने कहा। कीड़े पड़ेंगे उसे, जिसने मेरे पापा की मेहनत के पैसे चुराए हैं। कोड़ी होकर मरेगा वो साला, परिधि ने रोते हुए कहा। तू जाएगी या मैं कपड़े उतारूं? राहुल ने चिढ़कर कहा। मौज आ रही है ना तुझे क्या? पैसे तो मेरे पापा के गए हैं। सुबकते हुए परिधि कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही राहुल धमकी आवाज के साथ कुर्सी पर बैठ गया। मैं वैसे ही जड़वत खड़ा रहा। लड़कियां कितनी आसानी से रो लेती हैं, लड़के
ये उतनी ही आसानी से कर पाते तो कितना बेहतर होता। बटुक शर्मा दुखी होकर भी नहीं रो पा रहे थे और मैं भयभीत होकर भी नहीं रो पा रहा था। राहुल था कि बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर आज भी परेशानी की जगह प्रयास था, बस निकलने का प्रयास। देख रहा है ना, 7,000 रुपया के लिए दामाद को जेल भिजवाएगा बटुक, राहुल ने जीन्स पहनते हुए कहा। अब क्या होगा पंडित? मैंने राहुल के करीब जाकर पूछा। अबे फौजी हो, फौजी की तरह रहो, भौजी ना बनो, इतना ना घबराओ, सब ठीक होगा। पार्थेनियम हम लगाए थे, हम ही उखाड़ेंगे। तुम बस एक बात ध्यान रखना, किसी से भी ये मत कहना कि हमारी जॉब हो गई है और पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ठीक? राहुल ने कहा। मैंने हामी भरी और सिर उठाकर राहुल को देखा। मेरे सिर उठाने से पहले ही राहुल नीचे उतर गया था। बटुक शर्मा का बैंक अकाउंट कनॉट प्लेस में था। राहुल उनके साथ ही बैंक में दाखिल हुआ और बटुक शर्मा को बैठाकर सीधे सबसे लंबी वाली कतार में लग गया। ऐसा करके वो कुछ समय जाया करना चाहता था। 2 घंटे बाद जब लाइन खत्म हुई तो उसने बटुक शर्मा को आकर बताया कि दरअसल वो गलत लाइन में लग गया था। इस तरह के केस के लिए उन्हें ब्रांच मैनेजर से मिलना होगा, जो कि लंच करने गए हैं, 3 बजे तक आएंगे। बटुक शर्मा थोड़े खिन्न तो हुए, लेकिन राहुल की बात मान लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लगभग 3 घंटे के करीब राहुल बटुक शर्मा को लेकर ब्रांच मैनेजर के कमरे में दाखिल हुआ। बैंक मैनेजर ने ओढ़ी हुई हंसी के साथ बैठने को कहा। बैठकर जब राहुल ने देखा कि बटुक शर्मा कुछ बोल ही नहीं रहे तो उसने ही कहा, सर, ये मिस्टर बटुक शर्मा है, आपके बैंक में इनका अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये रहा। सर, इन्हें लगता है कि इनके अकाउंट से किसी ने पैसे विड्रॉ किया है। आप कौन? ब्रांच मैनेजर ने रेनॉल्ड्स पेन का ढक्कन चबाते हुए संशय से पूछा। जी, मैं इनका बेटा राहुल। राहुल ने उसकी आंखों को पढ़ते हुए बिना एक पल की देरी लगाए कहा। बटुक शर्मा ने भी उसकी इस बात का विरोध नहीं किया। ओके, देखिए, आजकल इस तरह के फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। आप लोगों को अपनी आईडी और पासवर्ड बदलते रहने चाहिए। बैंक मैनेजर ने अकाउंट नंबर अपने स्टाफ को देते हुए कहा। हाँ, मैं ठहरे पिछले पीढ़ी के आदमी गुप्ता जी, हमें कहाँ ये समझ। बटुक शर्मा ने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी अज्ञानता जाहिर करने के अंदाज में मोड़ते हुए बैंक मैनेजर से कहा। थोड़ी देर तक कमरे में एक मुर्दा उदासी छाई रही। लगा कि बैंक मैनेजर बटुक शर्मा के पैसे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा है। कुछ देर तक मैनेजर दोनों को साइबर फ्रॉड के बाबत समझाता रहा। थोड़ी ही देर में एक बैंक स्टाफ एक शीट लेकर आया, जो उसने बैंक मैनेजर को थमा दिया। बैंक मैनेजर उस पर हाइलाइटर चलाते हुए बोला, जी, आपके अकाउंट से 5 अप्रैल को अकाउंट नंबर ये है, इसमें पैसे जम्मू ट्रांसफर हुए हैं। कितने? राहुल ने जानते हुए भी पूछा। यह अकाउंट नंबर उसी हवाला वाले का था, 49,000। बैंक मैनेजर ने पैसे पर हाइलाइटर चलाते हुए कहा। 49,000? राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ बेटे, पूरे 49,000 निकाले हैं किसी ने, बटुक शर्मा ने मुंह गिराए हुए ही कहा। देखूं जरा, राहुल ने बैंक मैनेजर के हाथ से कागज लगभग छीनते हुए कहा। राहुल को लगा कि बैंक मैनेजर ने गलत पढ़ लिया है, मगर मैनेजर सही कह रहा था। 5 अप्रैल को 49,000 रुपए उसी अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। राहुल के दिमाग में कई सवाल तैर गए। वो अब पसीने और पशुपेश में था। इधर बटुक शर्मा बैंक मैनेजर से पैसे वापस आने के उपाय पूछ रहे थे, उधर राहुल बार बार उसी कागज को गौर से देखे जा रहा था, मगर गौर से देखने पर भी पैसे को बदलना नहीं था। अंततः एक गहरी सांस लेकर वो बोला, सर, इसकी एक कॉपी हमें चाहिए होगी एफआईआर के लिए। हाँ, श्योर, ये आपकी ही कॉपी है। और भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा।
बैंक मैनेजर ने कुर्सी से उठकर हाथ बढ़ाते हुए कहा। राहुल बाहर निकल आया। बटुक शर्मा ने अतिरिक्त सहायता के आग्रह के लिए कमरे में ही रुके रहे। राहुल ने बाहर निकलते ही मुझे फोन किया। झाड़ी, तूने 5 तारीख को बटुक के अकाउंट से पैसे निकाले थे क्या? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं तो, मैंने तो आज तक नहीं निकाला। जब निकाला है तूने ही निकाला है, मैंने कहा। होली शिट, राहुल ने परेशानी भरी निराशा से कहा। क्या हुआ पंडित? मैंने डरते हुए पूछा। कुछ बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। बटुक आ रहा है, बाद में बात करते हैं, कहते हुए राहुल ने फोन काट दिया। राहुल के फोन रखने के बाद मैं आशंकाओं, दुसंभावनाओं के भंवर में फंस गया। कभी मुझे ये लगता कि राहुल पकड़ा गया और उसने सब कुछ बता दिया है। हर बार मुझे पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देने लगता। कभी मुझे ये भी लगता कि परिधि आकर मेरे चेहरे को घृणा के भाव से देख रही है। कभी मुझे भाग जाना सही उपाय लगता। फिर ये सोचकर रुक जाता कि भागने से चोर के साथ साथ भगौड़ा भी साबित हो जाऊंगा। मैंने इन्हीं शंकाओं के बीच राहुल को 2 बार फोन लगाया, मगर दोनों बार उसका फोन बिजी आया। मुझे कुड़न भी हुई कि ऐसी स्थिति में भी जाने किससे इतनी देर तक बातें कर रहा है। इसी डर और शंका में डूबते उबरते रात हो आई। राहुल और बटुक शर्मा का कोई पता नहीं चला। मेरी आशंका इस ओर भी जाने लगी कि कहीं राहुल को पुलिस स्टेशन में ही रोक तो नहीं लिया। लेकिन फिर खुद इस बात की सांत्वना देता कि अगर ऐसा होता तो परिधि ऊपर आ गई होती। मैं कुछ और फिजूल सोच पाता, तब तक सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो राहुल था। बटुक शर्मा घुटनों पर हाथ दिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। राहुल भी ऊपर आने के बजाय बटुक शर्मा के घर में ही घुस गया। मुझे पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया, मगर एक दिलासा भी मिली कि चलो आज तो सब कुछ ठीक है। मैं सीढ़ियों पर ही खड़ा रहा और नीचे से आने वाली आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। एक बार मन हुआ कि नीचे चला जाऊं, मगर फिर यह सोचकर कि गलती से भी कुछ गलत न निकल जाए, मैं ऊपर ही रहा। लगभग आधे घंटे बाद राहुल ऊपर आया। आते ही उसने जूते खोले और नहाने चला गया। गर्मी के कातिलाना प्रकोप में नहाना एक आम बात थी, लेकिन मुझे जानने की उत्सुकता थी और इस कारण मैं बेसब्र हो रहा था। राहुल थोड़ी देर में नहाकर बाहर आया। वो अभी तौलिए से अपने हाथ पोंछ ही रहा था कि मैंने उसे दरवाजे पर ही घेर लिया। सब ठीक तो है ना पंडित? मैंने दरवाजे पर ही राहुल को रोकते हुए पूछा। तुझे वर्ल्ड कप फाइनल याद है? राहुल ने मुझे दरवाजे से हटाकर कमरे के भीतर घुसते हुए कहा। पंडित, झाट ना चलाओ, साले सवेरे से मेरी जान अटकी हुई है। ये क्रिकेट क्विज बाद में खेल लेंगे भाई, मैंने झल्लाते हुए कहा। आई एम सीरियस, जवाब तो दे, राहुल ने तौली से सिर पोंछते हुए कहा। हाँ भाई, पिछले हफ्ते ही हिस्ट्री क्रिएट हुई है, ये भी कोई भूलने की बात है, मैंने कहा। फाइनल में कुछ असामान्य हुआ था? राहुल ने फिर सवाल किया। इंडिया जीत गई, यही सबसे अनयूजुअल था, मैंने झुंझलाहट पर काबू पाते हुए कहा। नहीं, कुछ और भी था, राहुल ने अब की बार शरीर पोंछते हुए कहा। क्या? फाइनल में टॉस 2 बार हुई थी, राहुल ने बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, याद आया, क्राउड के शोर की वजह से अंपायर पहली बार की कॉल सुन ही नहीं पाए थे, मैंने याद करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, एक बात और, पिछले 3-4 दिनों से तूने एक बात गौर की? राहुल ने कहा। क्या? मैंने अचरज से पूछा। छोटू काम पर नहीं आया है, राहुल ने कहा। हाँ, क्रिकेट का कीड़ा था, वर्ल्ड कप जीत की खुशी में गिरा पड़ा होगा कहीं, आ जाएगा, मैंने कहा। वो अब नहीं आएगा, राहुल ने फिर बात उलझाई। क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? मैंने विस्मय से पूछा। छोटू पंटर था, राहुल ने कहा। मतलब क्या बोल रहा है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मतलब वो क्रिकेट में सट्टा लगाता था, राहुल ने गंभीर होकर कहा। क्या? मुझे बिजली सा झटका लगा। हाँ भाई, राहुल ने तौलिया
कुर्सी पर फेंकते हुए कहा, अबे कोई गलतफहमी हुई है, उससे कुकर की सीटी तो लगती नहीं थी, क्रिकेट में सट्टा क्या लगाएगा, और जब हमें ही नहीं पता तो इन सब चीज़ों के बारे में उसे क्या पता होगा। मैंने अब भी अविश्वास से कहा, वैसे ही नहीं कह रहा, शाम से पता करते करते मेरी भी खोपड़ी घूमी हुई है, बता रहा हूँ, चुपचाप सुन, बीच में मत टोकियो। राहुल ने कहा। बोल। मैंने गाल पर हाथ टिकाते हुए सुनना शुरू किया। देख, शातिर दिमाग तो वो पहले से ही था, बस हम भाप नहीं पाए। पहले वो जिन घरों में काम करता रहा होगा वहां से ही उसे इंटरनेट चलाना आता था। वो हमारे यहाँ काम करके भी कुछ पैसे कमा लेना चाहता था। इसके लिए उसने टिकट बनाने की बात कही और हमने उसे गरीब जानकर लैपटॉप की एक्सेस मुहैया करा दी। वो किसी तरह लैपटॉप तक पहुंच जाता था ताकि अगर वो कभी लैपटॉप चलाते पकड़ में भी आ जाए तो हम ये समझेंगे कि वो टिकट बना रहा होगा। राहुल ने एक सांस में कहा, हाँ तो इससे क्या प्रूफ हुआ? तू ये कहना चाहता है कि मैंने उसकी IRCTC अकाउंट खोलकर गलती की? मैंने झुंझलाते हुए कहा था ना, पूरी बात सुन, बीच में बेफरी मत बजाओ। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक, तो आगे चल। शुरू में तो वो लैपटॉप की एक्सेस केवल कुछ टिकट कराकर पैसे कमाने के लिए ही चाहता था, लेकिन उस दिन मुझसे गलती हो गई। जिस दिन मैंने उसे पैसे लाने पालिका बाजार भेज दिया। पालिका बाजार का सतवीर कई धंधे करता है, जैसे हवाला, मैच फिक्सिंग और इंश्योरेंस फ्रॉड। राहुल ने कहा, और तुझे ये सब पता था? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने टोका, नहीं भाई, आज ही पता चला। राहुल ने आराम से ही जवाब दिया, फिर? मैं तो बस 1-2 दफ़ा ही गया था, उसके बाद से तो छोटू ही जाता था। जब छोटू उसके पास रेगुलर जाने लगा तो उसे लगा कि दरअसल ये हवाला छोटू ही करता है। राहुल ने एक सांस में कहा, अच्छा फिर? मैंने पूछा, तुझे याद है मैंने तुझे बताया था कि महिका का बाप बैटिंग साइट्स खंगालता रहता है? राहुल ने याद दिलाते हुए कहा, हाँ तूने बताया था, सिल्क स्मिता के फोटो भी। मैंने याद करते हुए कहा, हाँ। अब जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो उसके मेल पर बैटिंग टिप्स आते रहते थे कि लॉकर में सब कुछ पॉप अप हो जाता था। इस कारण किसी दिन उसे ये टिप्स दिख गई। सतबीर के यहाँ रेगुलर जानने के कारण उसे ये भी पता लग गया था कि सतबीर बैटिंग भी कराता है। राहुल ने कहा, छोटू को इतना दिमाग था? मैंने आश्चर्य से पूछा, मुझसे और तुझसे ज्यादा चरा कर चला गया लड़का, सुन तो। राहुल ने कहा, हाँ बता। वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इसी बीच छोटू एक दिन पैसे लाने पालिका बाजार गया। अगले दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच था। इसे इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में मैच टाई होने की टिप मिली थी और इसने मजाक में ही 1000 रुपये लगा दिए। राहुल ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, तुझे कैसे पता कि इसे इंडिया इंग्लैंड वाले मैच की टिप मिली होगी? मैंने वाजिब सवाल किया, मुझे पता था कि तू ये ज़रूर पूछेगा। 2 बातें, पहली ये कि मेरी आज सतबीर से बात हुई थी, सारी बातें खुली। वो पहले तो मुझे ही छोटू समझ रहा था। मेरे भरोसा दिलाने पर उसने बताया कि टाई जैसे अनिश्चित रिजल्ट पर कोई आदमी सट्टा नहीं लगाता। उस दिन छोटू ने जब टाई पर सट्टा लगाया तो सतबीर भी भौचक रह गया था। मैच टाई ही हुआ। इस अनयूजुअल रिजल्ट पर 1 का 11 का रेट था। उसने 11,000 रुपये जीत लिए। दूसरी बात ये देख, 26 फरवरी 2011 की बैटिंग टिप में सुबह का मैसेज है, टुमारोज मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड गोइंग टू बी अ टाई। राहुल ने महिका के पापा की ईमेल खोलकर मुझे दिखाया। जीसस, लेकिन साले के पास बैटिंग में लगाने को 1000 रुपये भी कहाँ से आए? मैंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी और मेरी जेब से। याद है मैंने तुझसे कई दफ़ा कहा कि पैसे रखे थे, मगर अब नहीं है। वो पैसे यही निकालता रहा होगा। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है। कभी सही कभी गलत टिप के कारण ये पैसे जीतता हारता रहा। भारत वाले सेमीफाइनल में इसे इंडिया के स्कोर की टिप मिली 260 रन और इंडिया ने ठीक उतने ही रन बनाए, क्योंकि स्कोर पर जो सट्टे लगते हैं उस पर मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। फिर भी इसने अब तक
25,000 रुपये कमाए। तो क्या भाई ये सारे मैच फिक्स थे? मैंने सवाल किया। नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं। हज़ारों बैटिंग साइट्स हैं तो लाखों टिप्स भी हैं। उनमें से एक का सही हो जाना तुक्का भी हो सकता है। अब किसका तुक्का लगा और किसकी किस्मत खुली, यही तो सट्टेबाजी है, यही तो गेम है। राहुल ने कहा। क्या भाई, नौकर हज़ारों कमा रहा था और हम साले चिंदी चोर की तरह रेंट के लिए भी बटुक का बटुआ खगालते रहे। मैंने सिर पकड़ते हुए ही कहा। वही तो, हम साला आइस पाइस करते रह गए, वो धप्पा मारकर चला गया साला। राहुल ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन इन बातों में बटुक शर्मा का पैसा कहाँ गया? मैंने अचानक ही पूछा। वही बता रहा हूँ, असली खेल तो फाइनल में हुआ, राहुल ने कहा। टॉस वाला? मैंने पूछा। हाँ, ये अपनी तरह का अलग ही सट्टा होता है। चूंकि प्रोबेबिलिटी 2 ही होती है, इसलिए इस पर भी मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। ये थोड़ा अलग भी होता है। ये कुछ भरोसेमंद पंटर्स के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं। इसे एक बंद कमरे में खेलते हैं। ध्यान से सुनना। देख, टॉस फिक्सिंग में सिक्का उछलते ही सट्टा लगाना होता है। छोटू ने अब की इसी पर दाव खेला था, और वो भी बहुत चालाकी से। वो कमरे में भी ईयरफोन लगाकर बैठा था। तूने अगर ध्यान दिया हो तो रेडियो पर इंसिडेंस टीवी से कुछ क्षण पहले होता है। इसलिए जब तक टीवी पर दूसरे लोगों ने सिक्का उछलते देखा, तब तक छोटू ने भारत को टॉस जीतते सुनकर भारत पर सट्टा लगा दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत ने गेम कर दिया। अंपायर श्रीलंकन कप्तान की कॉल सुन ही नहीं पाए और टॉस दोबारा करना पड़ा। दोबारा टॉस होने पर श्रीलंका टॉस जीत गई और ये साला 1 लाख हार गया। राहुल ने रुक रुक कर पूरी बात बताई। 1 लाख? भैंचो, 1 लाख का सट्टा खेल गया? पैसे देता कहाँ से? सोचा तो होता। मैंने आश्चर्य से पूछा। सोच रखा था उसने, सब सोच रखा था। अव्वल तो उसने हारने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक तो इस वर्ल्ड कप में इंडिया के टॉस जीतने का बेदाग रिकॉर्ड था। इंडिया बिना टॉस हारे आगे बढ़ती आ रही थी। दूसरे, उसे अपने रेडियो वाली ट्रिक पर पूरा विश्वास था। फिर भी अगर वो सट्टा हार जाता तो 25,000 उसकी सेविंग थी। 25,000 उसने पिछले सट्टे के जीते थे और 50,000 बटुक शर्मा के अकाउंट से। राहुल ने कहा। मतलब बटुक शर्मा के अकाउंट से 49,000 रुपए निकाले गए हैं? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ तो ऐसा ही थोड़े छरियाया है बूढ़ा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तूने बटुक को बताई ये बात? मैंने राहुल से पूछा। नहीं, उड़ता तीर लेने का शौक नहीं है हमको, राहुल ने कहा। भैंचो, इंटरनेशनल खिलाड़ी था भाई ये तो, मैंने उंगलियां चटकाते हुए कहा। हाँ, इतना शातिर कि उसे पता था कि हम जानकर भी ये बात किसी को नहीं बता पाएंगे। राहुल ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों नहीं बता पाएंगे? मैंने कहा। देख, पुलिस को तो बताने का सवाल ही नहीं है। पिछला रिकॉर्ड खुल जाएगा और हम झूल जाएंगे। बटुक को भी नहीं बता सकते। अगर बटुक के पास उसका पता होगा और वो उस तक पहुंच जाएगा तो भी हमारी लंका लग जाएगी। उसे ये भी मालूम था कि हमारी ज्वाइनिंग बाकी है, तो हम किसी पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहेंगे। वक्त और किस्मत दोनों उसके साथ थी। राहुल ने लैपटॉप को उलटकर उसके स्क्रू खोलते हुए कहा। लेकिन कब तक बचेंगे पंडित? आज नहीं तो कल बटुक थाने में रिपोर्ट तो जरूर कराएगा। वो फंसा तो हम फंसे। मैंने दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए कहा। बटुक थाने में रिपोर्ट नहीं कराएगा? राहुल ने अंतिम स्क्रू निकालते हुए ठोस विश्वास से कहा। क्यों, दामाद को 49,000 का शगुन दे दिया क्या बटुक ने? मैंने मजाक में अपने मन की बात में लाते हुए कहा। ऐसा ही समझो, राहुल ने अब लैपटॉप के भीतर से हार्ड ड्राइव के स्क्रू और जॉइंट्स को खोलते हुए कहा। समझाओ बे, छोटुआ दिमाग का जुलूस निकाल दी है, कुछ समझने की शक्ति नहीं है। बार बार बाबूजी का डंडा और पुलिस का हथकंडा दिमाग में घूम रहा है। सब ठीक तो है ना? मैंने दिलासे के लिए कहा। घबराओ मंचाड़ी, भगवान जबर वाला स्क्रिप्ट लिखे हैं, राहुल ने हार्ड ड्राइव का सॉकेट हाथ में लेते हुए कहा। यह क्या कर रहा है? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। किया धरा धो रहे हैं, राहुल ने हार्ड ड्राइव के मैग्नेट को खाड़ते हुए कहा। मैं समझ गया कि राहुल लैपटॉप से हर तरह के सबूत मिटा रहा है। मैं फिर
अपने पहले सवाल की तरफ लौटा। खैर ये बताओ, बटुक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करेगा? सुन, हर इंसान की तरह बटुक को पैसा बहुत प्यारा है, लेकिन हर इंसान की तरह ही बटुक को इज्जत ज्यादा प्यारी है। राहुल ने हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स पर हथौड़ा मारते हुए कहा। मतलब? मैंने आश्चर्य से भौवे सिकोड़ी। मतलब ये कि अभी मैंने तुझे बताया कि सतवीर के बहुत सारे धंधों में एक धंधा इंश्योरेंस फ्रॉड का भी है। उसने LIC फ्रॉड के लिए मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी का अकाउंट खोला है। उसी अकाउंट में हमारा पैसा भी हवाला के लिए जाता था। मैंने पैसे भेजते समय ये नाम तो पढ़ा था, लेकिन मुझे बस अपने काम से मतलब था, इसलिए कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब कल बटुक शर्मा के साथ बैंक से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि पैसा इस अकाउंट में, जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव है, में ट्रांसफ़र हुआ है। अचानक ही मेरे दिमाग काम कर गया। मैंने बटुक से पूछा कि क्या उनके पास इंश्योरेंस कंपनी से बोनस देने के लिए फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ आया था। मेरा तुक्का काम कर गया। बताते बताते राहुल ने सारा हार्ड ड्राइव चूर कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कौतूहल से पूछा। फिर मैंने पूछा कि उन्होंने आपसे आपका ID और पासवर्ड मांगा था? बटुक ने फिर कहा कि हाँ मांगा था, मगर मैंने सिर्फ ID दी, पासवर्ड दे ही रहा था कि फ़ोन कट गया। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने बटुक को विश्वास दिला दिया कि उसने आपका पासवर्ड सुन के ही फ़ोन काटा था। बटुक जब आनाकानी करने लगा तो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मैं बटुक शर्मा को फिर बैंक मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने मेरे झूठ को बटुक शर्मा के सामने कई फ्रॉड केस दिखाकर सच बना दिया। अंततः बटुक को भी विश्वास हो गया कि उनका पैसा इंश्योरेंस फ्रॉड ये उड़ा ले गए। राहुल ने समझाते हुए बात खत्म की। भगवान हो साले तुम, मैंने खुशी से राहुल को गले लगाते हुए कहा। मेरा डर काफुर हो चुका था, लेकिन अभी आगे की कहानी जानने की, इसलिए मैंने राहुल से कहा, आगे क्या हुआ? बाहर निकलते ही अभी मैं कुछ और पट्टी पड़ा था, उससे पहले ही बटुक शर्मा ने कहा कि बेटा, पुलिस में जाने पर इज्जत की नीलामी लग जाएगी। सब सोचेंगे कि कितना जाहिल आदमी है, उस पर से पुलिस के पंगे में उनका खर्चा अलग। जैसा कि बैंक मैनेजर कह रहा है कि पैसे मिलना तो है नहीं, तो बेकार में अपनी इज्जत की भद्द पिटवाने से बेहतर है कि इज्जत बचा ली जाए। तू तो जानता ही है कि कॉलोनी में कितनी इज्जत है तेरे अंकल की। कहते हुए राहुल के चेहरे पर विजय मुस्कान तैर गई। मतलब बटुक पुलिस केस नहीं करेगा? मैंने खुशी मिश्रित सवाल किया। नहीं बे, नहीं करेगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। तुम हरामी टाइप स्मार्ट है पंडित, मैंने राहुल को फिर गले लगाते हुए कहा। थैंक यू, चल इसी बात पे शायरी सुना। कहते हुए राहुल उठा और एक न्यूज़पेपर पर चूरा हो चुके हार्ड ड्राइव को लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। ए गनी दे सीम उजर वक्ते बला, माले दुनिया जान की खैरात है। मैंने भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर ही शेर सुना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसमें बस माल समझ में आया चाड़ी। कहते हुए राहुल हंसा और उसने हार्ड ड्राइव का चूरा कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दिल्ली दरबार का ये भाग? मुझे कमेंट करके बताएं और अपने फीडबैक और सजेशंस भी कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं सिद्धांत मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।